स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हीमोपोएसिस कहते हैं। हीमोपोएसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो आज हम देखेंगे ब्लड कहाँ बनता है, किस प्रकार के टिश्यू से बनता है और उस टिश्यू में किस प्रकार की सेल पाई जाती हैं जिससे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब तक हम डिस्कस करने लग रहे थे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो उसमें हमने पाया ब्लड मुख्यतः दो कंपोनेंट का बना हुआ है। 45% पार्ट उसमें सेल्स होती हैं जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रूप में जानी जाती है, और 55% पार्ट प्लाज्मा के द्वारा बनाया जाता है। उसमें 90% वाटर और 10% जितनी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजोल्व होते हैं वो उसमें आते हैं। तो ब्लड के दो कंपोनेंट। आज हम डायरेक्ट ही डिस्कस करेंगे कि ब्लड कहाँ बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस HAEMOPOIESIS, हीमोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब इस ब्लड में दोनों चीजें हैं, हम प्लाज्मा की भी बात कह रहे हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि जो सेल्स हैं उनकी बात भी कहने लग रहे हैं। ब्लड इन specific tissue, in specific tissue is called hemopoiesis. P-O-I-E-S-I-S, hemopoiesis, hemopoiesis। ब्लड का बनना बेहद जरूरी है। जीवन की नदी कहा जाता है ब्लड को। लिख भी देता हूँ एक बार। Blood is also known as river of life, जीवन की नदी। जैसे रिवर के बगैर हर खेत की सिंचाई नहीं हो सकती। खेत मतलब एक सेल है। हर खेत को पानी पहुंचाना नदी के माध्यम से हो सकता है। नदी हर खेत को पानी पहुंचा सकती है जिसमें खेती उग के लहला सकती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे खेत यानी कि छोटी छोटी सेल्स, हर सेल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवाना, टॉक्सिक गैस को बाहर निकलवाना, ये सब ब्लड का काम है। तो ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। अब वेयर ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये खास बात, वेयर ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कहाँ होता है, यानी कि हीमोपोएसिस कहाँ होता है। ये दो जगह पे होता है। एक तो कहाँ, एक तो जो बोन मैरो है और एक जो लिम्फोइड टिश्यू है वहाँ पर होता है। ये खास बात है। यानी कि हीमोपोएसिस occurs in बोन मैरो। मैंने कल आपको इसका एक हल्का सा डायग्राम भी बताया था। ये बोन मैरो का अंदर का है, ये बोन मैरो। तो एक तो इस बोन मैरो के अंदर ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर काउंट होता है, और दूसरा जो लिम्फोइड टिश्यू है उसके अंदर बनते हैं लिम्फोइड टिश्यू। अब ये जो लिम्फोइड टिश्यू या लिम्फोइड ऑर्गन है उसमें क्या कहते हैं? थाइमस, स्प्लीन,
लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स, हम इनको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद। तो बोन सॉरी जो ब्लड फॉर्मेशन है वो दो जगह पे होता है। एक तो बोन मैरो, बोन के अंदर जो सेंट्रल कैविटी होती है उस सेंट्रल कैविटी को बोन मैरो कहते हैं, जहाँ पर हमारे ब्लड की फॉर्मेशन। दूसरा लिम्फोइड टिश्यू के अंदर होता है, और लिम्फोइड टिश्यू में मुख्यतः थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड होते हैं जहाँ पर ब्लड बनता है। अब खास जो बोन मैरो है या जो लिम्फोइड टिश्यू है उसमें एक विशेष प्रकार का टिश्यू होता है। देखिए इन बोन मैरो इन बोन मैरो a specific tissue is present। एक खास टिश्यू है कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, उस खास टिश्यू को बताओ, हेमोपोएटिक टिश्यू। हेमोपोएटिक टिश्यू यानी कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो एक ऑर्गन है, उसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट है, खास टिश्यू, और उस खास टिश्यू का नाम हेमोपोएटिक, HAMOPOIETIC, हेमोपोएटिक टिश्यू है। हेमोपोएटिक टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो ब्लड बनाएगा, वो हेमोपोएटिक टिश्यू। दिस टिश्यू, अब टिश्यू के अंदर क्या होती है, सेल्स। दिस टिश्यू कंसिस्ट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, बड़ी जबरदस्त ये टाइप्स है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। मतलब जो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स उन्हें कहते हैं जो बहुत प्रकार की सेल प्रोड्यूस कर सके, मैनी टाइप्स ऑफ सेल प्रोड्यूस कर सके, उसको स्टेम सेल्स कहते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं, जो अनेक प्रकार की सेल प्रोड्यूस कर सके। तो बोन मैरो के अंदर क्या है, हेमोपोएटिक टिश्यू, और हेमोपोएटिक टिश्यू के अंदर क्या है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। जैसे मैं लिखूं, ये स्टेम सेल क्या करेंगी, विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ये जो ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको बनाने में मदद करेगी। अब देखो जैसे ये है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये डिफरेंशिएट हो जाती है दो प्रकार की सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल और माइलोइड स्टेम सेल, माइलोइड स्टेम सेल्स। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती है दो प्रकार की सेल में ड्यूरिंग ब्लड फॉर्मेशन। नंबर एक लिम्फोइड स्टेम सेल और नंबर दो माइलोइड स्टेम सेल। ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल हैं ये दो प्रकार की सेल्स बनाएंगे, बी सेल और टी सेल्स। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये बी सेल्स भी 4 प्रकार की होती हैं और टी सेल्स भी 4 प्रकार की होती हैं। अभी हम ब्लड फॉर्मेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आगे वाले चैप्टर्स में वो डिस्कस होंगे। बी सेल और टी सेल दोनों ही को हम लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। जो बी सेल हैं
वो भी लिम्फोसाइट सेल हैं, और जो टी सेल हैं वो भी क्या हैं, लिम्फोसाइट सेल। अब माइलोइड सेल, ये माइलोइड सेल क्या बनाएंगी, आरबीसी, और क्या बनाएंगी, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, और क्या बनाएंगी, डब्ल्यूबीसी, क्या बनाएंगी, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में फिर ये कई टाइप की होती हैं, मैं यहीं पर नाम लिख दूं। डब्ल्यूबीसी मुख्यतः दो टाइप की होती है, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है वो भी दो प्रकार की होती है, ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स जो पार्टिकल्स ग्रेन्यूल्स वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं ये सारी की सारी सेल्स, चाहे वो ग्रेनुलोसाइट हो, ए ग्रेनुलोसाइट हो, ब्लड प्लेटलेट्स हो, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, लिम्फोसाइट्स हो, या बी सेल, टी सेल, कुछ भी हो, ये सभी किससे बनाई जाती हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल किस में पाई जाती हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल हीमोपोएटिक टिश्यू में पाई जाती है। और हीमोपोएटिक टिश्यू किस में होता है, बोन मैरो के अंदर। अब जैसे कि मैं ये जो आपको बताऊं कि ये जो हमने आरबीसी को किया, प्लेटलेट्स को किया, डब्ल्यूबीसी को किया, आज थोड़ा सा हम और टाइप करते हैं, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको पढ़ सकें, याद रख सकें, तो आपका एक तो छोटा क्वेश्चन कंपटीशन का निकल सकता है। क्या लिखा, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की दो टाइप हैं, कौन कौन सी, ए ग्रेनुलोसाइट्स, मतलब ग्रेन्यूल्स, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दाने से होते हैं हल्के हल्के सेल के अंदर, उनको ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। और दूसरा है ग्रेनुलोसाइट्स, मीन्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। अब देखो, एक में ग्रेन्यूल्स है तो ग्रेनुलोसाइट, और दूसरी में ग्रेन्यूल्स नहीं है तो ए ग्रेनुलोसाइट। अब देखो, ए ग्रेनुलोसाइट की दो टाइप है और ग्रेनुलोसाइट की तीन टाइप्स। थोड़ा सा समझना, ए ग्रेनुलोसाइट जो बड़ी, यानी कि ए ग्रेनुलोस की दो हैं और ग्रेनुलोसाइट की तीन टाइप है। जो बड़ा है उसकी दो और जो छोटा है उसकी तीन। ए ग्रेनुलोसाइट वर्ड बड़ा है या ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट वर्ड बड़ा है तो उसकी बड़े की तो होंगी दो टाइप, और जो ग्रेनुलोसाइट वर्ड है वो छोटा वर्ड है उसकी होंगी तीन टाइप। यानी कि अब इसकी कौन कौन सी हैं, मोनोसाइट, इसकी है मोनोसाइट, और दूसरा मोनोसाइट के बाद लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ग्रेनुलोसाइट की कौन कौन सी हैं, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल,
और इयोसिनोफिल, बेसोफिल और एक खास न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स। एक तो टाइप है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, एक इसमें है, एक ग्रेनुलोसाइट। और इयोसिनो, EOSINOPHILS, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों टाइप किसकी हैं? ग्रेनुलोसाइट। अब मोनोसाइट, ये दो तीन बातें इसका देखो, इसमें क्या क्या बात बता सकते हैं? ये लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट WBC है। एक पॉइंट, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। दूसरी बात, कीटाणुओं को मारने के काम आती है। जो सेल कीटाणुओं को मारे उसको फैगोसाइटिक सेल कहेंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? फैगोसाइटिक सेल। तीन फीचर्स हैं मोनोसाइट के, लार्जेस्ट WBC, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस एंड फैगोसाइटिक नेचर, PHAGOCYTIC, फैगोसाइटिक नेचर। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब है ये किल करती है माइक्रोब्स को। तो ये तीन प्रॉपर्टी मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स, ये क्या बनाएगी? लिम्फोसाइट्स ये क्या बनाएगी? B सेल्स एंड T सेल्स, B सेल्स और T सेल्स। और ये दोनों ही प्रकार की सेल क्या करेंगी? हमारी इम्यूनिटी को बनाने में मदद करती है। इम्यूनिटी। एक और क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी? तो नाम आएगा B सेल एंड T सेल, which are the type of lymphocyte, and a lymphocyte is the type of A granulocyte, and A granulocyte is a type of WBC, right? अब इयोसिनोफिल, अब इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये इयोसिनोफिल है, मैं ये डायग्राम बना देता हूँ। ये न्यूट्रोफिल का डायग्राम है और ये बेसोफिल का डायग्राम है। थोड़ी सी आपको मदद मिलेगी। इयोसिनोफिल में जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है, ये दो लोब है। न्यूक्लियस किस लोब का है? न्यूक्लियस तो है लेकिन दो लोब, दो गोले से बने हुए, एक ये वाला बाइलोब्ड। बेसोफिल में S शेप का क्या होता है? न्यूक्लियस। जो बेसोफिल सेल है उसमें न्यूक्लियस S शेप का होता है, और जो न्यूट्रोफिल है उसमें मल्टीलोब्ड, उसमें बहुत सारी चेन सी बहुत सारी गांठे सी लोब, LOBE, बहुत सारी लोब बनी हुई है। तो एक तो यही कंपटीशन का क्वेश्चन है। इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस, दो लोब का न्यूक्लियस। इसमें S शेप्ड न्यूक्लियस और इसमें मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। तो एक तो अब ये कहें आपसे, S शेप का न्यूक्लियस किस में होता है? S और बेसो, S आता है ना, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब्ड और इयोसिनोफिल में बाइलोब्ड, दो लोब का। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, जो हमारी इयोसिनोफिल है, जो हमारी इयोसिनोफिल सेल्स है, ध्यान से देखिए, ये भी खास बात, इयोसिनोफिल, ये भी मिटो देता हूं इधर वाला।
eosinophil. These cells take acidic dye, और एसिडिक डाई का मतलब है सच एज, उस डाई का नाम है इयोसिन। ये इयोसिन एक डाई है जो एसिडिक नेचर की होती है। तो इयोसिनोफिल वो सेल हैं जो किस डाई को लेते हैं, इयोसिन यानी कि एसिडिक डाई को। ये भी बिल्कुल खास बात। जो बेसोफिल हैं, दीज सेल्स, ये किसने, इयोसिनोफिल, और जो बेसोफिल हैं, दीज सेल्स टेक बेसिक डाई सच एज मिथाइल ब्लू। ये बेसिक डाई को रिसीव या इनटेक या टेक्स करेंगे स्टेन को। ये डाई का मतलब स्टेन, STAIN, और बेसिक डाई को बेसोफिल, एसिडिक डाई को इयोसिनोफिल। तो एसिडिक क्या है, इयोसिन, और बेसिक क्या है, मिथाइल ब्लू। अब जो हमारी न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स ये इक्वली एसिडिक और बेसिक जो स्ट्रेन है, जो डाई है, उनको टेक्स करेगी। न्यूट्रोफिल्स, these cells equally takes acidic as well as basic strain या डाई, इक्वली स्ट्रेन करेगी। अब एसिडिक और बेसिक अगर इक्वली स्ट्रेन करेगी तो न्यूट्रल हो जाएगी, इसलिए इनका नाम न्यूट्रोफिल है। इनका क्या नाम है, न्यूट्रोफिल। तो ये थी हमारी टाइप ऑफ WBC। तो WBC की मुख्यतः वैसे तो देखा जाता है दो टाइप होती है, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट की कितने टाइप है, दो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट फैगोसाइटिक नेचर की होती है और लिम्फोसाइट इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करती है। फिर जो ग्रेनुलोसाइट है वो तीन प्रकार की सेल्स है, वो इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। ये भी हमारे डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था, जो WBC सेल्स हैं वो हमारी अंग रक्षक सेल है, सोल्जर है हमारी बॉडी की, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्टियस एजेंट। किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, रोगाणु अगर शरीर में एंटर करता है तो WBC उसको तुरंत मारने का प्रयास करती है और बॉडी को डिजीज से, डिसऑर्डर से, इन्फेक्शन से बचाने का प्रयास करती है। तो WBC की ये टाइप थी। आपका असाइनमेंट के तौर पर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको करीबन 10 इम्पोर्टेंस लिखनी होंगी ब्लड की। तो असाइनमेंट के रूप में इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड। अब आपने ब्लड के अंदर कंपोनेंट देखे, ब्लड के अंदर तो क्या था, प्लाज्मा भी और सेल्स भी। प्लाज्मा के अंदर क्या था, वाटर भी, प्रोटीन भी, फूड भी, ये सारी सी चीजें उसके अंदर भुली हुई थी। और सेल्स के अंदर कितने प्रकार की सेल थी, RBC, WBC या ब्लड प्लेटलेट्स।
तो आप स्पष्ट रूप से ये जान गए होंगे कि जो भी चीज़ ब्लड में पाई जाती है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो ग्रेनुलोसाइट हो, चाहे वो एग्रेनुलोसाइट हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, चाहे वो इओसिनोफिल हो, चाहे वो मोनोसाइट हो, हैं तो ब्लड के अंदर ही। तो हीमोग्लोबिन कहाँ है? वो भी आरबीसी के अंदर। आरबीसी किसके अंदर है? ब्लड के अंदर है। तो ये जो ब्लड है, इसके इम्पोर्टेंस लिखना बेहद आसान है, लेकिन ब्लड बहुत इम्पोर्टेंट अपना रोल दिखाता है। तो आपके लिए असाइनमेंट के मैंने हिंट दे दिया है। आरबीसी का रोल भी ब्लड का रोल, डब्ल्यूबीसी का रोल भी ब्लड का रोल, प्लेटलेट्स का रोल भी ब्लड का रोल, प्लाज्मा का रोल भी ब्लड का रोल, वाटर का रोल भी ब्लड, विटामिन, मिनरल, शुगर, वेस्ट, कुछ भी चीज़ जो कि ब्लड के अंदर पाई जाती है वो सारे के सारे किसके रोल हैं? ब्लड के। तो ब्लड के रोल आपको कम से भी कम 10 रोल फाइंड आउट करके लिखने हैं असाइनमेंट के रूप में। जो पहले मेरे पास वीडियो देख के और क्वेश्चन ये 10 इम्पोर्टेंस ब्लड के लिख के भेजेगा, इसका मतलब वो बच्चा बिल्कुल राइट ट्रैक पे है, खूब समझ रहा है, खूब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और शाम तक अगर इस असाइनमेंट को भेजेंगे मेरे पास, तो इसका मतलब मैं ये मानूंगा उसने किसी दूसरे की कॉपी करके मेरे पास ये भेज दी है, उसने अपना खुद का दिमाग नहीं लगाया है। तो इम्पोर्टेंस। और एक हमारा जो हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जब तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, तो आपने एक बात और ऐड कर लेनी है, वो वहाँ पर रह गई थी। जो लाइफ स्पैन है, देखो लाइफ स्पैन, जीवन काल। लाइफ स्पैन का मतलब जीवन काल। तो आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है? 120 दिन तक। आपने जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में जो लिखा है, ये एक एक पॉइंट और ऐड कर देंगे। आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है? डब्ल्यूबीसी 5 to 7 days। और जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स है, ब्लड प्लेटलेट्स 3 to 4 days। एक एक पॉइंट लाइफ स्पैन का डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स में आपको और ऐड करना है। सबसे ज़्यादा दिन कौन जिंदा रहती है? आरबीसी 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 5 से 7 दिन और सबसे कम 3 से 4 दिन ब्लड प्लेटलेट्स। ये तो आप उन तीनों की जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे ये वाली बात। और आपका असाइनमेंट के रूप पर जो क्वेश्चन बना रहेगा वो क्या रहेगा? इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड। और कम से भी कम कितनी इम्पोर्टेंस? 10। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से लेके आएंगे, और वो टॉपिक नॉट ओनली फॉर यू, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर एंटायर फैमिली, बिकॉज टॉपिक विल बी ब्लड ग्रुप। किस तरीके से हमें ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना चाहिए, कैसा हमारा ब्लड ग्रुप किस तरीके से बनता है, माता और पिता का ब्लड ग्रुप किस तरीके से कॉम्बिनेशन दिखा के बच्चों के ब्लड ग्रुप तैयार होते हैं। तो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। और यहाँ तक आप इसको पूरा समझें। कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को ग्रुप में पक्का शेयर करें। ओके।